my lesson, Supriya lesson for learner. I hope all of you fine and doing well. So today again we will start with the first chapter of historical background. हम लोग क्राउन रूल को पढ़ रहे हैं और क्राउन रूल में हम दो एक्ट को पढ़ चुके हैं, 1858 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो ये दोनों एक्ट को पढ़े हैं। अब तीसरा एक्ट 1861 पढ़ चुके हैं। आज हम 1892 पढ़ेंगे। तो 1892 एक्ट क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण था, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड में जाना जरूरी है क्योंकि जब तक जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किस एक्ट के फेलियर की वजह से नया एक्ट आता है, संशोधन क्यों होता है, आखिर क्या कमी रह जाती है। तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद राष्ट्रीयता की भावना लोगों के मन में बहुत प्रबल होती गई और अपनी राजनीतिक चेतना लोगों के मन में उत्पन्न होने लगा, यानी अपना राजनीतिक मूल्य क्या है वो लोगों को समझ में आने लगा और राष्ट्रीयता की भावना हर एक भारतीय के मन में इतनी ज्यादा प्रबल हो चुकी थी कि सबको अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना आ गया और जागरूक होना आ गया। यानी हमारा अधिकार क्या है ये हमें समझ में आने लगा, क्योंकि जब नेशनलिज्म प्रबल हो जाता है तो देश के प्रति प्यार बढ़ जाता है, देश के प्रति सम्मान बढ़ जाता है और आदमी कुछ भी करने को गुजर जाता है, यानी उसके मन में एक आंदोलनकारी वाली भावना आ जाती है। तो जैसे ये भावना उत्पन्न होना शुरू हुआ हर एक भारतीय के मन में, ब्रिटिश क्राउन को ऐसा लगने लगा कि शायद अगर अब हम ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल नहीं करेंगे कैबिनेट में, काउंसिल में शामिल नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाए। क्योंकि भारतीयों को शांत करने का एक रास्ता हो सकता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा काउंसिल में एडमिट कराइए। जो भी हमारे पास प्रोविंशियल काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, क्योंकि एक बात याद रखना है, हमें जितने भी एक्ट हम पीछे पढ़े हैं, इंडियंस को यहाँ पे ऑफिशियल नहीं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह काउंसिल में एडमिट किया जाता है। तो ठीक है, एज ए उसको एडमिट करना है और उसको एडमिट करने के क्रम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है 24 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा एक पॉलिसी के अंतर्गत। वो पॉलिसी थी सेफ्टी वॉल्व पॉलिसी। सेफ्टी वॉल्व पॉलिसी ब्रिटिश संसद में इस चीज को पॉलिसी को बनाया गया। एक अंग्रेज थे A.O. ह्यूम, जिसने 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का मकसद था कि एक मध्यस्थता वाला काम करना भारतीय और अंग्रेजों के बीच। ये जो कांग्रेस था ये भारतीयों का ही कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन इसका काम था भारतीय और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता करने का। तो इसमें दो दल हुआ करते थे, एक नरम दल और एक गरम दल। तो जो गरम दल हुआ करता था वो थोड़ा आक्रामक रवैया का होता था, थोड़ा उसके उत्तेजित उसके भाव हुआ करते थे और सरकार के प्रति अपनी मांगों को मंगवाने का उसके प्रति कठोर उसका रवैया रहता था। लेकिन जो नरम दल था, जो सॉफ्ट जो दल हुआ करता था, उसके एक लीडर हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार बंगाल विभाजन के समय इस डिमांड को रखा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उनका यह नारा इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि आज वो नारा बहुत प्रचलित है। और इस नारा के बाद शायद हर एक भारतीय इतना ज्यादा उत्तेजित हो गया था अपने राष्ट्र के प्रति अपने अधिकारों के प्रति, और उसको शांत करना कहीं ना कहीं से नामुमकिन साबित हो रहा था। इसलिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को लाया जाता है। इस एक्ट को लाने के पीछे मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा काउंसिल में इंडियंस को एडमिट करना। तो इसके पहले हम लोग एक बात और जान लें कि काउंसिल का ही एक्सपेंशन हो रहा है कहीं ना कहीं से। 1853 में पहली बार 4 मेंबर्स की जो काउंसिल बनाई जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए, वही काउंसिल का एक्सपेंशन हो रहा है, वही काउंसिल का डिवीजन हो रहा है एज ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसी के डिवीजन को हो रहा है। और पिछले एक्ट में जो हम पढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमें इंडिया को मिला था, पहली बार जो फॉर्म हुआ था, वो भी इसी का ही कारण था कि काउंसिल का एक्सपेंशन होना है, मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा उसमें इंट्रोड्यूस करना है। भले उसमें ऑफिशियल मेंबर्स ज्यादा अंग्रेज थे, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह भी इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे। तो जब इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू हुआ तो उनको पता चलने लगा कि हम इसमें और क्या से ज्यादा अपने लिए मांग कर सकते हैं, हम भारतीयों के लिए मांग कर सकते हैं, हम भारतीय जनता के लिए क्या मांग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे काउंसिल में इंडियंस का एंट्री होना शुरू हुआ, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना शुरू हो गए थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड के फलस्वरूप इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने पहले अधिवेशन में कुछ डिमांड्स को रखा ब्रिटिश क्राउन के पास। वो डिमांड्स था कि हमें पहली बार हमारा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है,
जिसमें आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह इंडियंस को एडमिट करते हो, उसका विस्तार करिए। दूसरी बात, आप यहाँ पर नॉमिनेशन की पॉलिसी खत्म करेंगे और इलेक्शन की पॉलिसी लाएंगे। यानी आप नॉमिनेट नहीं करेंगे, नामित नहीं करेंगे, आप उसमें इलेक्ट करेंगे मेंबर्स को, और वो इलेक्शन का मेथड जो होना चाहिए वो कॉमन मैन के द्वारा होना चाहिए, कॉमन पीपल के द्वारा होना चाहिए। लेकिन शायद वो कॉमन पीपल के द्वारा इसमें नहीं हो पाता है। एक सर्टेन बॉडीज का निर्धारण कर दिया जाता है, वो सर्टेन बॉडीज ही इलेक्शन का काम करती है, लेकिन पहली बार यहाँ इलेक्शन वर्ड यूज होता है। तीसरी बात थी कि यहाँ पर पैरेलल इंग्लैंड में और इंडिया में इंडियन सिविल सर्विस का उद्घाटन किया जाए, उसको परीक्षा ली जाए पैरेलली, क्योंकि पहले सिर्फ इंग्लैंड में होता था, इंडिया में नहीं होता था। तो ये डिमांड रखी गई। दूसरा, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करना, क्योंकि इतना हार्ड एंड फास्ट टैक्स हो गया था और वो टैक्स कहीं ना कहीं से इंडियन वेलफेयर में यूज कम हो रहा था, इंडियंस वेलफेयर में कम हो रहा था और मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे ज्यादा हो रहा था। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करना था। और चौथी बात कि अपर वर्मा का विलय जो है उसको खत्म किया जाए। तो ये 4-5 कुछ डिमांड्स थे उसके पहले अधिवेशन में, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को लाया जाता है। इसका जो पहला उद्घाटन होता है बंबई के गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को। इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड तो हम समझ गए, अब इसके कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं। तो फीचर्स में है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी अपर हाउस में भी मेंबर्स को बढ़ाना है, 10 to 16 किया जाता है। उसके बाद आता है प्रोविंशियली लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें भी मेंबर्स को बढ़ा सकते हैं, कम से कम 8 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो है सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड होंगे डिफरेंट बॉडीज के द्वारा। ये चीज हो गई। उसके बाद इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वही पॉलिसी चलेगी। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, आधा से कम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नहीं होना चाहिए, यानी इंडियंस का पार्टिसिपेशन एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह ही होना चाहिए। तीसरा फीचर है डिबेट। बजट पे डिबेट कर सकते हैं, आर्थिक मुद्दों पे अपने विचार को रख सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर में क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको 6 दिन पहले एक आपको देना पड़ता है, प्रपोजल देना पड़ता है कि हम पब्लिक अफेयर्स पे सवाल करेंगे, तो उसका नोटिस आपको 6 दिन पहले देना पड़ता है। हाँ, इन सारे अधिकारों के बावजूद भी आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसके पहले आपको बजट पे ना बहस करने का अधिकार था, ना वोट डालने का अधिकार था। आप एज ए बस असिस्ट कर सकते थे, वहां पे असिस्ट मेंबर के तौर पे काम करते थे काउंसिल में एज ए एडवाइजरी बॉडी, मतलब बैठना है आपको, बस बैठने की जगह दी जाती थी। लेकिन इस एक्ट में उनको डिबेट करने का भी मौका मिलता है बजट पे आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन एक ही सवाल करना है, आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं करना है। और लास्ट फीचर इसका होता है कि इलेक्शन वर्ड तो यूज होता है, लेकिन वो इलेक्शन कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्शन का मतलब ही होता है डायरेक्ट प्रतिनिधित्व, जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व, अपने जन प्रतिनिधि का चुनाव करना। लेकिन यहाँ पे जनता को शक्ति नहीं दी जाती है, यहाँ पे कुछ सर्टेन बॉडीज को शक्ति जाती है जो कि सिलेक्ट करता है और इलेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये जो है काउंसिल में कैसे कैसे मेंबर्स का एक्सपेंशन होता है और क्या प्रोसेस है इलेक्ट करने का, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा बना दिया है इसको, उसके काउंसिल को, उसके इलेक्शन का। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 10 to 16 मेंबर्स हैं, तो इसमें पहली बार यहां पे इंट्रोड्यूस होते हैं 6 मेंबर्स एज अ ऑफिशियल, 6 मेंबर्स ऑफिशियल्स रहेंगे, 5 मेंबर्स रहेंगे नॉन ऑफिशियल, यानी ये जो 9 मेंबर्स हैं वही इंडियंस होंगे। और उसके बाद जो 4 मेंबर्स होते हैं, ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहां से 4 मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे। लेकिन इसमें भी जो मेंबर्स होंगे वो कैसे इलेक्ट होंगे, इसको सेकंड स्टेप में समझते हैं। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से 4 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। वो प्रोविंशियल काउंसिल होता है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से 4 मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं। तो ये हो गया उससे। और एक जो है वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक मेंबर इलेक्ट होने का इसमें ऑप्शन खुलता है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 मेंबर, 10 to 16 इस तरह से। तो 4 मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से ही आएंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, जो काउंसिल हुआ करता था बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, तो वहां से 4 आएंगे।
ये 4 मेंबर का इलेक्शन इस मेथड से होगा, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे। उसके बाद जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे वो 8 से 20 होंगे। 8 से 20 कहने का मतलब कि वो किसके द्वारा इलेक्ट होंगे। ये प्रोविंशियली जो था स्टेट, प्रोविंशियली काउंसिल जो था वो कौन सा था, बॉम्बे था, बंगाल था, मद्रास था, औध था। तो ये सब जो है मेंबर्स वहां पे 8 से 20 यानी मिनिमम 8 होगा और ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकते थे। अब इनको इलेक्ट कौन करेगा, इनको जो है प्रोविंशियली जो है प्रोविंशियली लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें जैसे बॉम्बे है तो बॉम्बे में कितने मेंबर्स होते थे, 8। मद्रास में कितने होंगे, 20 होते थे। बंगाल में कितने थे, 20 होते थे। औध में कितने थे, 15 थे। तो इस तरीके से मेंबर्स का वो किया गया, उसको आइडेंटिफाई किया गया कि इतना ही मेंबर्स होगा। तो इस मेंबर्स का चुनाव कौन करता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का चुनाव कौन करता था। उसका चुनाव करने के लिए जो एक सर्टेन बॉडी को निर्धारित किया गया था, वो बॉडी था प्रोविंशियली लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो गवर्नर हुआ करते थे वो, और यूनिवर्सिटी, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रेड एसोसिएशन और जमींदार, ये बॉडी का निर्धारण किया गया था। ये बॉडी इलेक्ट करेगा प्रोविंशियली लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोगों को, और वो काउंसिल के लोग फिर फाइनली इलेक्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोगों को। सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, ऑफिशियल मेंबर्स का चुनाव कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन। तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी इंडियंस के लिए था। और इसमें जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स का चुनाव जो है वो वाइसराय और प्रोविंशियली लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोगों के द्वारा होगा। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का चुनाव जो है ये सर्टेन बॉडीज है, यूनिवर्सिटी, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रेड एसोसिएशन और जमींदार। अब इनको ये पूरी शक्ति दे दी जाती है कि आप बजट पे भी अपना बहस कर सकते हैं, लॉ मेकिंग कर सकते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार करो। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी यह डिमांड रखा था कि प्रोविंशियल स्टेट्स का विस्तार होना चाहिए, जिसमें आगरा है, पंजाब है, ऐसे कुछ प्रोविंशियल स्टेट्स थे जिसका विस्तार करने का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखा था। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार होगा और ज्यादा से ज्यादा इंडियंस का पार्टिसिपेशन इसमें होता। तो ज्यादा से ज्यादा इंडियन का पार्टिसिपेशन होगा, इंडियंस के डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे और काउंसिल का ही विस्तार होता है। और अगला जो हम लोग एक्ट पढ़ेंगे 1909 का एक्ट, जिसको कि मॉन्टे मिल्लो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं से इस एक्ट का फेलियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि चूंकि इंडियंस का पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा होने लगा है और राष्ट्रीयता की भावना तो प्रबल होती ही जा रही है, उसी खतरे के मद्देनजर दूसरा एक्ट लाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंडिया को एक नई दिशा दे देता है, एक इंडिया का एक पूरा का पूरा इंडिया ही को चेंज कर देता है। ऐसा वो चाल चलते हैं मॉन्टे मिल्लो जो है, तब के वाइसराय ऑफ इंडिया हुआ करते थे और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे मॉन्टे मिल्लो। अगले एक्ट में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या था। तो इस एक्ट का एक्सपेंशन, काउंसिल का एक्सपेंशन और एक और जो मेन उसने फंडा उसमें लगाया था उस एक्ट में, वो बहुत ही ज्यादा ड्रामेस्टिक है, अगले एक्ट में पढ़ेंगे। तो तब तक यही इसका है 1892 का आपका फाइनली ये फीचर्स ये था और बैकग्राउंड ये था। तो आई होप कि आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।